तो आज हम समझेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। आपने कई बार सुना होगा म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा बहुत आप जानते भी होंगे, लेकिन सही से डिटेल में डेप्थ नॉलेज आज तक आपको नहीं मिली, क्योंकि सही से कोई बताने वाला शायद ना मिला हो। तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे, लेकिन आसान भाषा में, एकदम आसान भाषा में। एक छोटे बच्चे को भी सब कुछ समझ में आ जाएगा, इतना आसान होने वाला है। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में SIP करने के बारे में सोच रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, पैसिव इनकम बनाने के बारे में सोच रहे हैं, इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, बहुत काम का होने वाला है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से पहले हमें डिटेल में पता तो होना चाहिए म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे काम करता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है और ये सारी चीज़ें काम कैसे करती हैं, किस फंड में हमें पैसा लगाना चाहिए। आपने कई सारे फंड सुना होगा, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, कॉन्ट्रा फंड, इस तरह से बहुत सारे गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, सिक्योरिटीज होती हैं। आखिर हमें किस में पैसा लगाना चाहिए, ये सब कुछ समझेंगे आप आज के इस वीडियो में। तो बस आप मुझे 10 मिनट दीजिए, इस 10 मिनट का वीडियो लगभग होने वाला, और इस 10 मिनट के वीडियो में आप सब कुछ एकदम आसान भाषा में समझ जाएंगे। देखिए, म्यूचुअल फंड समझने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं हम वॉरेन बफे की। वॉरेन बफे एक बार चॉकलेट लेने गए, उनको चॉकलेट खाने का बहुत मन कर रहा था, तो चॉकलेट की दुकान पे गए, वहाँ पे चॉकलेट खरीदने लगे। उन्होंने बोला एक चॉकलेट दे दो, तो दुकान वाले ने कहा भैया एक चॉकलेट नहीं मिलेगा, हम ये चॉकलेट का पूरा डिब्बा बेचते हैं और इस डिब्बे में 12 चॉकलेट है, इस डिब्बे में 12 चॉकलेट है और इसकी जो कीमत है वो 40 रुपये है, आपको 40 रुपये देना पड़ेगा। उन्होंने जेब में हाथ डाला, जेब में निकले केवल 10 रुपये। अब 10 रुपये में तो वो चॉकलेट का पूरा डब्बा ले नहीं सकते, क्योंकि 40 रुपये का है। तो उन्होंने दिमाग लगाया, अपने दोस्तों के पास गए। ध्यान से सुनिएगा, ये आपने समझ लिया, पूरा म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे। वो अपने दोस्तों के पास गए, उन्होंने कहा कि यार तुम सबको चॉकलेट खाने का मन कर रहा है। उन्होंने कहा हाँ यार, सोच तो हम भी रहे। कहें चलो फिर हम लोग मिल के चॉकलेट खरीदते हैं। तो उनके 3 दोस्त उन्होंने और इकट्ठा किए, वो तो खुद थे ही, 3 दोस्त और इकट्ठा किए। तो सब ने 10-10 रुपये करके इकट्ठा किया, ठीक है। तो अब 40 रुपये हो गए। 40 रुपये दुकानदार को दे के उसने चॉकलेट का डिब्बा, वॉरेन बफे ने चॉकलेट का डिब्बा ले लिया। अब चॉकलेट के डिब्बे में कितने चॉकलेट हैं? 12। तो सबको कितने चॉकलेट मिलेंगे? टोटल चॉकलेट डिवाइड कर देंगे, जितने लोग हैं, 4 लोग हैं, तो ये आ जाएगा 3, यानी कि सबको 3-3 चॉकलेट मिल जाएगा। और यही कॉन्सेप्ट म्यूचुअल फंड में भी लागू होता है। ये स्टोरी रियल नहीं है, बट आपको समझाने के लिए ये काफ़ी था। अब आप आसानी से समझ गए होंगे। यानी कि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता किस चीज़ का, थोड़ा सा आगे और समझिएगा। जैसे रिलायंस अभी कंपनी है, HDFC कंपनी है, TCS कंपनी है, नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा, बिल्कुल ठीक है। अब रिलायंस के स्टॉक का प्राइस अगर आप देखेंगे तो 1495 रुपये है, HDFC का आप देखेंगे तो 2021 रुपये है, TCS का आप देखेंगे अकेले 3441 रुपये है। इन तीनों को अगर आप जोड़ देते हैं तो टोटल आता है 6957 रुपये, यानी कि लगभग 7000 रुपये। अब मान लेते हैं कि हम जॉब करते हैं, या फिर हमारे जैसे, आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी सैलरी 10,000, 15,000, 20, 25, 30, 40 या जितनी भी है, बहुत ज़्यादा महीने के लास्ट में सेविंग नहीं कर पाते, इन्वेस्ट बचा नहीं पाते, लेकिन वो 1000, 2000 रुपये या 5000 रुपये सब ऐसे अपनी क्षमता के अनुसार बचा पाते हैं। बहुत ज़्यादा पैसा रिटेल इन्वेस्टर नहीं बचा पाते। तो अब क्या है कि अगर उनको इन्वेस्टिंग करना, मान लो कोई केवल 1000 या 2000 रुपये महीने का, कोई 2000 रुपये बचा पा रहा है। अब उनको ये तीनों कंपनियां पसंद है, चाहिए तो तीनों कंपनी का चाहिए। तो अब इसमें ऐसा तो ये कर नहीं सकते कि 2000 में 500 इसमें लगा दें, इसका आधा शेयर इसमें से ले लें, फिर आधा शेयर इसमें ले लें, आ ही नहीं पाएगा। इसका आधा भी लेंगे तब भी सारी कंपनियां नहीं ले पाएंगे। और ये लोग आधा शेयर तो देते नहीं, शेयर तो मिलेगा एक ही। अगर आप मिनिमम शेयर लेना चाहेंगे तो एक शेयर मिलेगा, यानी कि इसका चाहिए तो 1400 देना पड़ेगा, इसका 2021, इसका 3441। अब हमारे पास 2000 रुपये, हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कैसे इन्वेस्ट करें, क्योंकि 3 हमारी फेवरेट कंपनी है इतनी। तो अब ऐसे, ये तो हमने 3 कंपनी के एग्जांपल लिया, ऐसे अपने भारत में कितनी कंपनी है। फार्मा सेक्टर की बहुत सारी कंपनी है जो दवाइयों के फील्ड में बहुत अच्छा काम करें। FMCG की बहुत सारी कंपनियां हैं जो FMCG के प्रोडक्ट में काम कर रही हैं। ऐसे टेक्नोलॉजी की बहुत सारी कंपनियां हैं। अब हमारी बहुत सारी फेवरेट कंपनी है, ये तो हमने 3 का एग्जांपल लिया, हो सकता है किसी की 30 फेवरेट कंपनी हो और हर कंपनी में पैसा लगाना चाहता हो। तो हम ये कैसे कर सकते हैं? हमारे पास कम पैसा है, तो कम पैसे में भी हम ये सारा काम कर पाएँ, अपनी फेवरेट कंपनियों में पैसा लगा पाएँ, कैटेगरी वाइज, सेक्टर वाइज पैसा लगा पाएँ। यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है म्यूचुअल फंड का, यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है म्यूचुअल फंड का, ठीक है। म्यूचुअल फंड को ध्यान से समझिएगा। म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल मतलब मिलकर, हम लोग आपस में मिलकर, म्यूचुअल हो गया। फंड मतलब पैसा। तो जब हम सबका
पैसा इकट्ठा किया जाता है, पूल किया जाता है, हम सबका पैसा इकट्ठा किया जाता है, हम लोग पैसा एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, तो इसी को बोला जाता है म्यूचुअल फंड। तो ऐसे फंड बहुत सारे होते हैं। कैसे फंड होते हैं, यहाँ पे आप देखिए म्यूचुअल फंड की बहुत सारी कंपनियां, SBI म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल हो सकता है आपके, अगर आप वीडियो वगैरह देखते हो यूट्यूब पे तो आपको बहुत सारी एड्स दिखाई देती होंगी, मोतीलाल ओसवाल, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, HDFC ELSS टैक्स सेवर फंड, ऐसे बहुत सारे फंड होते हैं, बहुत सारे AMC होती हैं, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती हैं, ठीक है। तो उनके बहुत सारी स्कीम होती हैं, जिस स्कीम के जरिए वो जनता से पैसा इकट्ठा करती हैं, फिर अलग अलग जगह पे पैसा लगाती हैं। जैसे मान लेते हैं कि निप्पॉन की एक कंपनी हो गई जो टेक्नोलॉजी में पैसा लगाती है, तो टेक्नोलॉजी का ये निप्पॉन वाले अपना एक फंड बना देंगे, जिन जिन लोगों को टेक्नोलॉजी वाले फंड में पैसा लगाना होगा, टेक्नोलॉजी वाली कंपनी में लगाना होगा, वो इस फंड में पैसा डालेंगे, फिर ये फंड अपने हिसाब से, इनके पास एक्सपर्ट रहते हैं, वो अलग अलग टेक्नोलॉजी वाली कंपनी में लगाएंगे। अब मान लेते हैं किसी को फार्मा सेक्टर पसंद है, तो फार्मा का एक अलग से ऐसे सेक्टोरल वाइज भी होता है। लार्ज कैप, जैसे लार्ज कैप की हम बात करें तो लार्ज कैप जो है भारत की जो टॉप 100 कंपनी है वो लार्ज कैप में आती हैं। इसके अलावा निफ्टी 50 यानी कि देश की जो टॉप 50 कंपनी है, इन सारी कंपनियों में हमें टॉप 100 कंपनी में पैसा लगाना है। तो कैसे लगा पाएंगे, आप 3 ही कंपनी के एग्जांपल देख के समझ गए होंगे कि भाई इतना ज़्यादा पैसा हम कैसे लगा पाएंगे। लेकिन अगर 100 कंपनी में पैसा लगाना हो तो कैसे लगा पाएंगे, तो यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है, इसे फंड बनाए जाते हैं जिसके जरिए आप अपना छोटा पैसा भी लगाते हैं। जिस अमाउंट में आप पैसा लगाएंगे उसी रेशियो में उस सब कंपनियों में थोड़ा थोड़ा पैसा आपका डिवाइड होता है। तो आपके जैसे हज़ारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो इन सारे फंड को पैसा देते हैं, फिर वो सारे फंड सबका पैसा लेके अपने हिसाब से मैनेज करते हैं, ठीक है। अब एक और अच्छी बात, हम इनको अपना पैसा क्यों दें, हम खुद क्यों ना मैनेज करें, ठीक है। उसके बहुत सारे रीजन हैं, इनकी बहुत सारी स्ट्रेंथ होती हैं। जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं, म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, इनकी बहुत सारी स्ट्रेंथ है जो हमारे पास नहीं हो सकती। जैसे कैपिटल पावर, हमारे पास 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपये रहेगा, बट इनके पास लाखों करोड़ों रुपए रहता है, क्योंकि बड़ी कंपनी है और बहुत सारे लोग इनको पैसा देते हैं, तो इनके पास फंड बहुत ज़्यादा रहता है। सेकेंड, रिसर्च एंड एनालिसिस, हमारे पास उतना टूल्स नहीं रहता, हम उतनी रिसर्च नहीं कर सकते, ना तो उतनी नॉलेज है, ठीक है। तो ये लोग बेहतर रिसर्च कर पाते हैं, बेहतर एनालिसिस कर पाते हैं, किस स्टॉक में लगाना चाहिए, किस फंड में लगाना चाहिए, किस जगह पे पैसा लगाना चाहिए, किस इंडस्ट्री में लगाना चाहिए, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी एक्सपर्ट की टीम होती है जो दिन रात लगे रहते हैं, यही काम करते हैं। एक्सेस टू मैनेजमेंट, अगर इन लोगों को कुछ जानकारी चाहिए होती है, बातचीत करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन करना है, तो डायरेक्ट कंपनी के मैनेजमेंट से सवाल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। तो अंदर की सारी बात भी इनको पता रहती है। आप किसी कंपनी पे जाइए, दरवाजे से ही भगा देंगे क्योंकि उतना एक्सेस नहीं रहेगा, कौन बुलाएगा आपको। लेकिन ये सब अच्छे से मैनेजमेंट के साथ बातचीत होती रहती है, तो अच्छे से इनको नॉलेज रहती है, मतलब इनको एक्सेस रहता है, मैनेजमेंट तक जा सकते हैं, कंपनी में जा सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन, अब ये लोग डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन मतलब आपका पैसा कई अलग अलग जगह पे लगा सकते हैं, लार्ज कैप में भी लगा सकते हैं, मिड कैप में भी लगा सकते हैं, स्मॉल कैप में भी लगा सकते हैं, गोल्ड में भी पैसा आपका डाल सकते हैं, बॉन्ड में भी आपका पैसा डाल सकते हैं, डेट में आपका पैसा डाल सकते हैं। बहुत सारे एसेट क्लास होते हैं, बहुत सारे एसेट क्लास होते हैं। अगर आप समझना चाहते हैं कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट एसेट क्लास है, या मैं एक वीडियो बनाऊँ टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, कितने टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं उसके ऊपर वीडियो बनाएं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा पार्ट 2। क्या करना है, पार्ट 2। अगर आप चाहते हैं वीडियो पार्ट 2 आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं एक पार्ट 2 लेकर आऊँगा जिसमें मैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बताऊँगा। डेटा एंड टूल्स, इनके पास बहुत सारा डेटा रहता है, बहुत सारे टूल्स रहते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी रहती हैं जो कि हमारे पास उतना पॉसिबल नहीं है, ना तो हमें उतनी नॉलेज रहती है। लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, अगर इनके पास पैसा ज़्यादा है तो बल्क में खरीदते हैं। अब आपको भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब आप कोई चीज़ बल्क में खरीदते हैं तो आपको सस्ता मिलेगा कि महंगा मिलेगा, सस्ता मिलेगा, आपको सस्ता मिलेगा। तो जब ये लोग बल्क में करते हैं तो इनको सस्ता पड़ता, हमें तो बहुत महंगा पड़ेगा। डिसिप्लिन एंड स्ट्रेटजी, अब हम लोगों को अगर करना हो तो हम लोग डिसिप्लिन उतना फॉलो नहीं कर पाएंगे, इस स्टॉक में कूदेंगे, फिर उधर कूदेंगे, उसमें से पैसा निकाल लेंगे, उसमें से डर जाएंगे, फिर उसमें इधर उधर करते रहेंगे, पैसा बन नहीं पाएगा बल्कि गंवा देंगे, और कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं होती। लेकिन इनको पता रहता है, इनको
ये लोग अच्छे से रिसर्च करते हैं, प्लान करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, फिर उस बेसिस पे काम करते हैं। तो इसलिए ये लोग हमारा पैसा हमसे ज़्यादा बेहतर, हमसे कई गुना ज़्यादा बेहतर अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। यहाँ पे इन्वेस्टर रहते हैं हमारे और आपके जैसे, ये सब लोग सारे इन्वेस्टर मिलके पैसा देते हैं एएमसी यानी कि असेट मैनेजमेंट कंपनी को, जो म्यूचुअल फंड हाउसेस होते हैं उसमें पैसा जाता है। फिर ये लोग अलग अलग स्कीम के जरिए अलग अलग फंड में अपने हिसाब से पैसा लगाते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, हाइब्रिड में। सॉल्यूशन ओरिएंटेड मतलब कि कुछ लोग प्लान करते हैं मुझे रिटायरमेंट प्लान करना है, उसके लिए पैसा जोड़ते हैं, कुछ लोग अपने बच्चों के लिए पैसा जोड़ते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे फंड होते हैं। आप किस फंड में पैसा लगाना चाहते हैं ये पार्ट 2 में और बेहतर समझ पाएंगे कि कौन सा फंड क्या काम करता है, किस फंड में कितना बेनिफिट कितना नुकसान रहता है, ये पार्ट 2 में आप समझेंगे। तो अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा। बाकी ये एक ओवरऑल तरीका है चीज़ों को आप समझने का। म्यूचुअल फंड के एकदम बेसिक समझ जाइए, क्योंकि न्यू मजबूत रहेगी तो बाकी के सारे सवालों के जवाब आपको पता चल जाएंगे। न्यू मजबूत नहीं रहेगी तो कोई मतलब नहीं। म्यूचुअल फंड का ये बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। शायद इतना आसान और इतना बेहतर तरीके से यूट्यूब पे आपको शायद दूसरा वीडियो ना मिले, बट एकदम आसान भाषा में सबको समझ में आ जाए, इस प्रकार से मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेस्टर रहते हैं, म्यूचुअल फंड को देंगे पैसा, फिर ये अलग अलग जगह पे अलग अलग बहुत सारी स्कीम रहती है, बहुत सारे फंड रहते हैं, उसमें आपका पैसा लगाया जाता है। तो अब समझिए कि इसमें कौन कौन भागीदार होते हैं, कौन कौन इसमें भाग लेते हैं। जब हम किसी म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे होते हैं, हमें नहीं पता बट एक्चुअल में बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। सबसे पहले आता है सेबी। सेबी रेगुलेटरी बॉडी है जो कि सारा चीज़ कंट्रोल करती है, रूल बनाती है, कुछ भी गलत ना होने पाए इन सब का कंट्रोल पूरा सेबी का रहता है। ठीक है, कोई अगर स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में गलत काम करता है, धोखाधड़ी करता है, तो सेबी फिर उसके ऊपर पेनल्टी लगाता है। सेबी की पूरी जिम्मेदारी रहती है सब लोग सही से काम करें। उसके बाद आता है एएमसी, असेट मैनेजमेंट कंपनी, उसके अंडर यानी कि असेट मैनेजमेंट कंपनी को कौन कंट्रोल करता है, सेबी। फिर आते हैं ब्रोकर। अगर इनको कोई फंड में पैसा लगाना है, कोई स्टॉक वगैरह खरीदना है या बेचना है तो किसके जरिए करेंगे, किसी न किसी ब्रोकर के जरिए करेंगे, तो ब्रोकर चाहिए होता है। तो फिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है ब्रोकर का। फिर उसके बाद ब्रोकर के बाद ये होते हैं ट्रस्टी। ट्रस्टी देखिए क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत फायदेमंद है आपके लिए। आप आम आदमी पैसा लगा रहा है तो आम आदमी के हक के लिए ये लोग खड़े होते हैं। आम आदमी के साथ कभी गलत ना हो पाए, उनको प्रॉपर रिटर्न मिले, सही से सारी चीज़ें हो, उनके साथ कभी धोखाधड़ी ना हो, पूरा पारदर्शी के साथ काम हो, ये पूरी जिम्मेदारी होती है ट्रस्टी की। ट्रस्टी समझ लीजिए आम आदमी के लिए काम करते हैं, आम आदमी के बहुत फ़ायदा कराते हैं। ठीक है, फिर आता है AMFI। इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। ये मेनली क्या करता है, जैसे आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, इस तरह के बहुत सारे कैंपेन रन करता है, लोगों को एजुकेट करता है, अवेयरनेस फैलाता है, जागरूक करता है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग म्यूचुअल फंड में अपना पैसा निवेश करें, सेविंग करें और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। तो मेनली एजुकेशन वगैरह के लिए ये बहुत ज़्यादा काम करता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आप आए दिन सुनते आएंगे या आगे सुनेंगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वाले हैं। सबसे पहला टर्म आता है NAV। NAV का मतलब है नेट एसेट वैल्यू। ठीक है, इसको एकदम आसान करते हैं। मान लेते हैं कि कोई म्यूचुअल फंड है, उसने क्या किया है, 1000, 10,000, लाख, 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे हैं, स्टॉक में पैसा लगाया है। ठीक है, और उसने क्या किया, 10,000 यूनिट निकाल दी है कि आप इसको बाई कर सकते हैं अगर आपको इस फंड में पैसा डालना है। अब अगर इसको आप डिवाइड कर देंगे तो जो आएगा वो आपका NAV होगा। इसको जब आप डिवाइड करेंगे, 3 0 इधर से 1 0 इधर से, तो ये आ गया NAV आपका आ गया 10 रुपये। यानी कि एक यूनिट जो आपको मिल रही है, एक यूनिट जो आपको मिल रही, देखिए जैसे क्या होता है कि रिलायंस का आप शेयर ले रहे हैं। ठीक है, रिलायंस का आप शेयर ले रहे हैं, एक बार पीछे चलते हैं जल्दी से, हाँ यहाँ पे आ गए। रिलायंस का एक शेयर 1495 रुपये का, यानी कि एक शेयर का जो प्राइस है वो 1495 रुपये है। ठीक है, अब फिर पीछे चलते हैं, बने रहिएगा वीडियो में, फोकस नहीं आपको तोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शेयर डायरेक्ट तो हम खरीद नहीं रहे हैं, ये लोग खुद शेयर खरीद रहे हैं, फिर हम अपने हिसाब से एक यूनिट दे रहे हैं, तो एक यूनिट हमें 10 रुपये में मिल जा रही है, बहुत कम में। अब हो सकता है ये बहुत सारे शेयर में पैसा लगाया हूँ, अब सारे शेयर में हम पैसा नहीं लगा सकते, ना तो उतना पैसा है, तो एक ही यूनिट हमें खरीदना होगा 10 रुपये का। अगर हमें एक यूनिट चाहिए तो हमें बहुत कम में, यानी कि 10 रुपये में एक यूनिट मिल जाएगी। अब मान लेते हैं जहाँ पे इन्होंने पैसा 1 लाख रुपए लगाया था, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, और
कुछ दिन बढ़ के इसका प्राइस हो गया 1,10,000, 1,10,000 इसका प्राइस हो गया। तो अब 10 की यूनिट थी, इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो इसका जो प्राइस आ जाएगा वो आ जाएगा 11 रुपये। प्राइस कितना आ जाएगा? 11 रुपये। यानी कि अब आपके NAV बढ़ के 11 रुपये हो गई। अगर आपने 10 रुपये लगाया था तो आपको थोड़ा सा आपका NAV बढ़ा हुआ मिल जाएगा, यानी कि आपका पोर्टफोलियो में पैसा कुछ और बढ़ जाएगा। अब एक यूनिट तो लेंगे नहीं, आप कई सारी यूनिट लेंगे, उस हिसाब से आपका पैसा बढ़ता रहेगा। अब कुछ टाइम बाद जो पैसा डालेगा उसको 11 रुपये पे वही चीज़ मिलेगी। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? आपके समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल रिलायंस का शेयर मान लेते हैं कि 1290 रुपये में था 2 महीना पहले, आपने 1290 रुपये लगाया था, अभी ये हो गया है 1310 रुपये। तो शेयर का प्राइस बढ़ गया, शेयर का प्राइस बढ़ गया। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पे पहले NAV 10 रुपये का था, अभी 11 रुपये का हो गया। तो आपका बेनिफिट हुआ, यानी कि जो NAV आपको 10 रुपये में मिली थी वही 11 में हो गई। तो अगर आप अब बेचते हैं तो प्रॉफिट होगा, जैसे इसमें आप बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है। तो जैसे यहाँ पे बोला जाता है शेयर मार्केट का प्राइस, शेयर का प्राइस, वैसे यहाँ पे ये जो म्यूचुअल फंड का प्राइस होता है, क्योंकि आप डायरेक्ट स्टॉक में पैसा नहीं लगा रहे हैं, जो म्यूचुअल फंड का प्राइस है उसी का नाम होता है NAV। ठीक है, कंफ्यूजन खत्म। तो चलिए अब हम समझते हैं दूसरा टर्म जो आपको ज़्यादातर सुनने को मिलेगा या आपके लिए समझना जरूरी है, वो है टोटल एक्सपेंस रेशियो, शॉर्टकट में TER, टोटल एक्सपेंस रेशियो। इसका जो परसेंटेज रहता है वो 0.05 से लेकर 2.5% के बीच में रहता है। ठीक है, 2.5% है यानी कि ज़्यादा है, जितना कम एक्सपेंस रेशियो रहे। अगर आपका एक्सपेंस रेशियो किसी म्यूचुअल फंड का 0.05% है तो आपके लिए और बढ़िया, जितना कम एक्सपेंस रेशियो यानी कि हमें जितना कम चार्जेस देना पड़े उतना बेहतर है। अब ये टोटल एक्सपेंस रेशियो ये लोग क्यों लेते हैं? टोटल एक्सपेंस रेशियो ये लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि भाई ये लोग मैनेज कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स रहता है कि पैसा बढ़ा के दें, मल्टीप्लाई करके दें, रिटर्न आपको दें। तो आपके बिहाफ पे काम करते रहते हैं, आपको तो कुछ करना है नहीं, बैठ के देखना ही है। तो ये लोग लगे रहते हैं, काम करते हैं, थोड़ा बहुत तो चार्ज इनका भी बनता है। तो उसी रीजन से ये लोग ये छोटी सी फीस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 रुपये लगाया, ठीक है, 10,000 रुपये लगाया, तो 10,000 रुपये पे जो एक्सपेंस रेशियो आपका लगेगा, मान लेते हैं अगर 2% लग रहा है तो ये कितना हुआ? 200 रुपये हुआ। 1% है तो 100 रुपये हुआ। 0.5% है, 5% है, 0.5% है तो 50 रुपये हुआ। तो इस हिसाब से ये एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेट होता है। अब तीसरा टर्म समझिए म्यूचुअल फंड के केस में, एग्जिट लोड। एग्जिट लोड समझना बहुत जरूरी है। देखिए एग्जिट लोड क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपने किसी फंड में 10,000 रुपये लगाया है और अब आप 1 साल के अंदर अगर उसको निकालना चाह रहे हैं, 1 साल के अंदर जब आप निकालते हैं तब आपके ऊपर एग्जिट लोड लगता है। अगर आप 3 साल बाद, 4 साल बाद निकालेंगे तो आपके ऊपर एग्जिट लोड नहीं लगेगी, या किसी फंड में हो सकता है थोड़ा बहुत लगे, मेनली आपका नहीं लगेगा। 1 साल के अंदर जब आप निकाल रहे हैं, तो अब 1 साल के अंदर निकालने पर ये लोग क्यों ले रहे हैं? वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मेनली क्या होता है, जो उनकी प्लानिंग रहती है मिनिमम 1 साल का, ये रहता है कि 1 साल तक आप उसको डिस्टर्ब ना करें, जो उनकी प्लानिंग है उसको चलने दें। अब आप निकाल के क्या कर रहे हैं? उनकी जो प्लानिंग थी वो आप तोड़ रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। तो उसी चीज़ को लोग ना करें, इसकी वजह से एक चार्ज रखा गया ताकि लोग ना करें। ठीक है, अगर आप करते हैं 1 साल के अंदर तो जनरली ये आपका 1% चार्ज किया जाता है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट मुझे इस बात की खुशी होगी कि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आसान भाषा में सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। म्यूचुअल फंड का शायद दूसरा वीडियो आपको ना देखना पड़े ये समझने के लिए कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। बाकी पार्ट 2 हम जरूर लाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में हम बताएं, कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं, तो नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, पार्ट 2 जरूर लाएंगे। ये वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ ये बताइएगा कि क्या हम टाइम को ध्यान में रख के वीडियो बनाए या एक वीडियो बनाए जिसमें आपको समझ में अच्छे से आ जाए, भले थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए। मेरी भी कोशिश ये रहती है कि वीडियो भले थोड़ा लंबा हो जाए लेकिन बार बार आपको 50 वीडियो ना देखना पड़े। अब आपने एक वीडियो देख लिया तो आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बेसिक आपका अच्छे से क्लियर हो गया। तो अगर वीडियो पसंद आया तो क्या करना है, लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आया हो तो, अदरवाइज कोई बात नहीं। एंड इसी तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए, पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि पार्ट 2 जब आए आपसे मिस ना हो। तो अगर आप अभी से म्यूचुअल फंड में SIP शुरू करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में SIP शुरू करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर एक वीडियो दिख रहा होगा, स्टेप बाय स्टेप SIP आप कैसे शुरू कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से।